हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में राजकीय आश्रम पद्धति नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th से संबंधित जो हिंदी के प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन कराएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और टॉपिक वाइज टॉपिक हिंदी कंप्लीट कराएंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वर्णमाला। कौन सा टॉपिक है? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब वर्णमाला का जिसे पूछा जाए विच्छेद क्या होता है, वर्णमाला का विच्छेद क्या होता है, तो वर्ण प्लस माला क्या होता है? वर्ण प्लस माला होता है। और वर्ण मीन्स अक्षर होता है और माला मीन्स समूह होता है। माला मीन्स क्या होता है? समूह होता है। तो दोनों को अगर मिलाया जाए, वर्ण मीन्स वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। अक्षरों का समूह या वर्णों का समूह, क्या अक्षरों का समूह या वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बात समझाई? क्या कहा कि वर्णमाला होता है वर्ण प्लस माला से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्णों का समूह होता है। अब एक बार आप लोग वर्णमाला की परिभाषा देख लीजिए, क्योंकि अक्सर परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इस परीक्षा को ही मान्यता दी गई है। तो क्या है परिभाषा कि जैसे अगर पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ आ गई? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है? वर्ण प्लस माला। माला मीन्स समूह, वर्ण मीन्स अक्षर। अक्षरों का समूह या वर्णों का समूह होता है। तो पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 49 है। कितनी है? 49 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। तीनों बातों को समझना है। उच्चारण के आधार पर 45, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। उच्चारण के आधार पर 45 है, लेखन के आधार पर 42 मतलब 52 है, और वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 49। तीनों बातों को समझना। कैसे? वर्णमाला में वर्णों की संख्या 49, वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या तो 52, और उच्चारण के आधार पर 45। इतनी बात समझ आ गई? सही। अब आप लोगों को समझना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को कुछ और भी पॉइंटों पर ध्यान देना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ प्रश्न ये हैं बन जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जैसे क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे क्वेश्चन बन गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन दे दिया ध्वनि, वाक्य, शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कैसे होगा? तो कौन सा होगा? तो ध्वनि हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कौन सी? ध्वनि होती है, वर्ण होता है और अक्षर होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप लोगों को वही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे इस तरीके से बन जाए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? शब्द। और भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाए तो हो जाएगा वाक्य। तीनों बातें समझ आ गई। सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और सबसे मतलब सार्थक इकाई पूछी जाए तो वाक्य। तीनों बातें समझ आ गई? सही। अब आप लोगों को स्वर समझना है। स्वर किसे कहते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन। तो आप लोगों को आज पहले स्वर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्वर पढ़ना है। स्वर को हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर होता है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। क्या? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो 13 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और उच्चारण के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 होती है। कितनी? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, और स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 होती कुल, और स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 होती। कुल जब शब्द लग जाए तो 13, संख्या पूछी जाए 11, और उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 10 होती है। और ऋर जो है उच्चारण के आधार पर ऋर को स्वर की मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि जब ऋर का उच्चारण करते हैं तो री की आवाज़ आती है, और री का मतलब रा एक व्यंजन है। इसी कारण ऋर को उच्चारण की दृष्टि से स्वर की मात्रा या स्वर की मान्यता नहीं दी गई है। अगला आप लोग देखिए, जैसे स्वरों की संख्या हमने आप लोगों को बताई 11।
कितनी बताई? 11 बताइए। और उच्चारण के आधार पर जो संख्या बताइए वो 10 बताइए। और लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या बताइए वो 13 बताइए। जैसे आप लोग एक बार देखिए कि जो यहाँ पे स्वर दे रखे हैं कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वरों की संख्या कितनी है? तो इन स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो किसको उच्चारण के आधार पर मान्यता नहीं दी जाती है? तो ऋ को उच्चारण के आधार पर मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि अभी आपको हमने बताया है कि जैसे रे है और जब इसका उच्चारण करते हैं तो री की आवाज़ निकलती है। और रा क्या है? एक व्यंजन है। रा क्या है? एक व्यंजन है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब आप लोगों को एक बार, जैसे जब हम स्वर पढ़ते हैं तो उच्चारण के आधार पर पढ़ते हैं, घोषत्व के आधार पर पढ़ते हैं, प्राणत्व के आधार पर पढ़ते हैं। तो अब हम आप लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों को पढ़ेंगे। कौन सा स्वर किस जगह से बोला जाता है, जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, तो कौन कौन से पार्ट से, मुख्य के कौन कौन से पार्ट से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। जैसे आ और आ का अगर पूछा जाए कि जो उच्चारण होता है वो कहाँ से किया जाता है, तो आ और आ का उच्चारण कंठ से किया जाता है। तो आ और आ का उच्चारण कंठ से किया जाता है। ई और ई का उच्चारण तालु से किया जाता है। ई और ई का उच्चारण तालु से किया जाता है। ऊ और ऊ का उच्चारण जो किया जाता है किससे होता है? ओष्ठ से किया जाता है। अब जैसे रेर है, रेर का उच्चारण कहाँ से? मूर्धा से किया जाता है। ए और ए का जो उच्चारण है कंठ और तालु। तो इसे समझिए कंठ और तालु क्यों कहा जाता है। जब आ प्लस ई का मेल होता है तो कौन से अक्षरों का निर्माण होता है? ए और ए का निर्माण होता है। आ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ई कहाँ से बोली जाती? तालु से। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? कंठ और तालु। बात समझ आ गई? इसी प्रकार ओ और औ भी होते हैं। इसी प्रकार ओ और औ भी होते हैं। तो ओ और जो औ होते हैं, ओ जैसे कहाँ से बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। कंठ और ओष्ठ कहाँ से बोले जाते हैं? तो ओ और औ जो हैं, अब जैसे इनको एक बार देख लेते हैं। ओ और जो औ हैं वो कैसे बोले जाते हैं। आ प्लस ऊ और ऊ दोनों का जब मिलान होता है, जब दोनों का मेल होता है तो क्या बन जाता है? ओ और औ बनता है। क्या? ओ और औ बनता है। तो इस तरीके से अब जैसे आ और आ कहाँ से? कंठ से। ऊ और ओ दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। तो दोनों के मिलने के बाद क्या बन जाएगा? कंठ और ओष्ठ। इतनी बात समझा गई? अब अंग और आहा को देखिए। अंग और आहा ये दोनों क्या हैं? आगत स्वर हैं। क्या हैं? आगत स्वर हैं। तो आप लोगों को लिख लेना है ये दोनों कैसे हैं? आगत स्वर हैं। ऐसा नहीं कि इन्हीं दोनों को लिखना है, लिखना आप लोगों को जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सभी बातें आप लोगों को लिखनी है। जितना आप लिखेंगे, क्लास को लिखेंगे, तो आपको पढ़ाई में भी आपका जो मन लगेगा, पढ़ाई में आपको जो भी पढ़ाया है वो याद भी होगा। अगर आप लोग खाली क्लास देख रहे हैं तो आपको जो बातें बताई जा रही हैं वो याद होने के चांस बहुत कम होंगे। तो आप लोग साथ में लिखते भी रहें। अब आगत स्वरों की संख्या कितनी है? आगत स्वर 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। आगत स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंग होता है और आ होता है। अब जैसे अंग है तो अंग कहाँ से बोला जाता है? जैसे अभी आप लोगों को बता रहे थे आ कंठ से बोला जाता है। इसी प्रकार अंग का भी उच्चारण स्थान होता है। तो अंग का जो उच्चारण स्थान होता है नासिक के होता है। क्या होता है? नासिक। और जो नासिक की बात की जाए, नासिक क्या नाक से ही खाली बोला जाता है? नहीं, नाक और मुंह दोनों से अंग का उच्चारण किया जाता है। और आहा होता है। आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वर भी कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। आहा का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो कहाँ है? कंठ है। इतनी बात समझ आए? अंग क्या है? अनुस्वर है। और आहा क्या है? विसर्ग है। इतने पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। तो सभी पॉइंटों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए। और यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि आगत स्वरों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से आगत स्वर होते हैं? अंग और आहा आगत स्वर होते हैं। अंग क्या है? अनुस्वर है। और आहा क्या है? विसर्ग है। अंग, अनुस्वर और आहा क्या है? विसर्ग है। इतनी बात समझा गई। और अभी आपको हमने बताया कि प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर प्राणत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। क्या? एक प्राणत्व के अगर आधार पर पूछे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक
अल्पप्राण और एक महाप्राण होता है। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। क्या? सघोष और अघोष। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, लेकिन ऋ कैसी होती है? अघोष होती है। बात समझ आ गई? ऋ कैसी होती है? अघोष होती है। और आप लोगों को इन बिंदुओं को भी थोड़ा ध्यान देना है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। पूछा जाए आपसे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। अभी जब हमने आप लोगों को ए, ऐ, ओ, औ का जब उच्चारण किया था तो वहाँ पे 2 अक्षरों से मिलने के बाद एक नया अक्षर बन रहे थे। 2 वर्णों के मिलने के बाद, 2 स्वरों के मिलने के बाद तीसरा जो स्वर बन रहा था, वही ये चारों हैं। क्या है? यही चारों। इसी कारण इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आ ई के मिलने के बाद ए का निर्माण हुआ है, आ ऊ के मिलने के बाद ओ का निर्माण हुआ है। तो इन दोनों को मिलने के बाद इनका निर्माण होता है, इसी कारण इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। अभी एक प्रश्न और भी बनता है, जैसे इस प्रकार प्रश्न बन गया कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख से कम समय लगता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर जिनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, तो उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। प्लुप्त स्वर होते हैं जिनको हम बहुमात्रिक स्वर कहते हैं, इनकी गिनती निश्चित नहीं होती है। तो जितनी भी बातें आप लोगों को हमने बताई हैं, सभी जो बिंदु हैं, जितने भी हिंदी से संबंधित क्लासें आप लोगों को कराएंगे, सभी क्लासों को आप लोग नोट करते रहिए। आपकी जो नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th के लिए राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा जिसकी तैयारी आप लोग करेंगे, वो आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस के द्वारा कराई जाएगी। तो आप लोग इसी तरीके से क्लासें करते रहिए और अपनी अच्छी पढ़ाई को और बेहतर बनाते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।